एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि एनसीईआरटी क्लास 12th का हम सिलेबस कवर करते हुए आ रहे हैं और इस क्रम में हम दो चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 में भी एक क्लास हो चुका है और इसी क्रम में आज हम चैप्टर नंबर 3 का तीसरा क्लास लेकर के आए हैं, है ना। तो हमारे साथ आज थर्ड क्लास है, चैप्टर नंबर 3 का तीसरा क्लास है, सॉरी दूसरा क्लास है। इसके पहले चैप्टर नंबर 3 का एक क्लास हो चुका है। तो अगर आप पॉलिटी में समग्रता चाहते हैं तो पीछे जाकर के पीछे का वीडियो एक बार देख लेंगे, ठीक है। आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिल जाएगी। तो जैसा कि हम दो चैप्टर में पढ़ चुके हैं, भारत की आज़ादी के बाद जो राजनीति में समस्याएं आ रही थी उसका समाधान किया गया। पहला में है राष्ट्र निर्माण के लिए समस्या आई और सेकंड चैप्टर में जो था वो एक दल का प्रभुत्व चला और उसमें किस प्रकार से भारत के राजनीतिक स्थिति रहती है। और आज हम देखेंगे नियोजित विकास की राजनीति की भारत में जो है वो विकास का आधार क्या होता है, किस प्रकार की रूपरेखा तैयार की जाती है भारत के भविष्य के विकास के लिए 1947 के बाद, ठीक है। तो इसमें से पहला अध्याय में यानी कि जब क्लास 1 में तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें विवाद चला है, कई दल के बीच विवाद चला है कि हम समाजवादी अपनाएं या फिर पूंजीवादी अपनाएं, विकास का मतलब क्या है, किस वर्ग को हम आगे ले जाएं, पूंजीवादी वर्ग को आगे ले जाएं, गरीब वर्ग को आगे ले जाएं, सबको समग्रता के साथ लेकर चलें। अगर सबकी बात सुने तो किस प्रकार का विकास के मॉडल को हम अपनाएं ताकि सबकी बातों को सुना जाए, ठीक है। तो उसी प्रकार की समस्या पर हम बात कर चुके हैं पिछला क्लास में और आज हम उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और ये चैप्टर नंबर 3 का आज दूसरा क्लास है, ठीक है। चलिए तो आज हम बात करेंगे नियोजित विकास की राजनीति में, क्लास नंबर 2 में देखेंगे, है ना। क्लास नंबर 2 में आज हम देखेंगे शुरुआती कदम विकास हेतु शुरुआती कदम के रूप में क्या उठाया जाता है ना। शुरुआती विकास की रूपरेखा देखेंगे, ठीक है। शुरुआती विकास की रूपरेखा किस प्रकार से तैयार की जाती है ना। तो सोवियत संघ की तरह पंचवर्षीय योजना लागू किया जाता है। अब देखिए जिस प्रकार से विश्व में व्यवस्था चल रहा था, जैसा कि हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ एक और अमेरिका जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था को संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत करके बता चुका था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से विकास की रूपरेखा तय कर सकती है। वहीं दूसरी ओर 1930 और 40 के दशक में सोवियत संघ भी विकास को दर्शा करके बता चुका था कि सोशलिस्ट विचारधारा को लेकर के संपूर्ण समाज के विकास की विचारधारा को एक साथ लेकर के किस प्रकार से विकास किया जाता है। तो हमारे पास वही दोनों ऑप्शन था कि हम किस प्रकार की विकास की आधारभूत संरचना को अपने लिए अपनाएं, ठीक है। तो भारत जो है वो मिश्रित व्यवस्था को अपनाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएगा, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में विकास की किस प्रकार की रूपरेखा शुरुआती समय में तय की जाएगी वो बात करेंगे। तो सोवियत संघ के तर्ज पर सोवियत संघ में जिस प्रकार से एक निश्चित समय के लिए योजना तैयार किया जाता था, निश्चित बजट आवंटन करना उस समय के दौरान, एक निश्चित पैसा धनराशि खर्च करना उस समय के दौरान, निश्चित दिशा निर्देश का पालन कर निश्चित क्षेत्र पर फोकस करना और एक विकास का एक आधार एक आधार तय करना और उस आधार पर चल करके विकास की रूपरेखा बनाना और समग्र सामाजिक आर्थिक सभी क्षेत्र को आगे ले जाना, ठीक है। तो उसी प्रकार से योजना का लक्ष्य होता था 5 वर्ष के लिए। तो उसी प्रकार के सोवियत संघ की तरह ही भारत में भी पंचवर्षीय योजना अपनाई गई। मतलब पंचवर्षीय योजना क्या है, तो योजना का वह रूप जिसमें 5 वर्ष की समय अवधि तय की जाती है ना, मतलब 5 वर्ष की समय अवधि के साथ साथ विकास की रूपरेखा तय की जाती है कि उस 5 वर्ष के दौरान हमको अर्थव्यवस्था में कितना आय प्राप्त करना है, कितना व्यय करना है, अगर व्यय यानी कि खर्च करना है तो कौन सा सेक्टर में कितना खर्च करना है ना, किस सेक्टर को कैसे विकास किया जाए ताकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़े, सभी लोगों को किस प्रकार से आगे ले जाया जाए। तो इस प्रकार की रूपरेखा 5 वर्ष में तैयार की जाती है, उसे ही पंचवर्षीय योजना कहते हैं ना। यानी कि 5 वर्ष का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास की एक रूपरेखा सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है, वही हमारा पंचवर्षीय योजना था शुरुआत के वर्ष में, ठीक है। 5 सालों का सरकार का आय और खर्च का ब्यौरा होता है कि सरकार का आय कहाँ से आएगा और खर्च किस प्रकार से सरकार करेगी, है ना, किस चीज पर कितना खर्च करेगी, किस सेक्टर को आगे ले जाएगी, वही है पंचवर्षीय योजना।
तो योजना आयोग के तर्ज पर पंचवर्षीय योजना का स्थापना की जाती है, उसकी गठन किया जाता है। इसका अवधि 5 वर्ष निर्धारित किया गया था, है ना। इसका गठन 5 मार्च 1950 में सरकार द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। मतलब ये जो था एक संवैधानिक इकाई नहीं था, है ना। योजना एक संवैधानिक इकाई नहीं है, क्योंकि ये सरकार के एक महज एक प्रस्ताव के द्वारा जारी किया गया है। ये संवैधानिक इकाई नहीं है योजना आयोग, है ना। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, इलेक्शन कमीशन, अभी तक जो पढ़े थे वो सब क्या था, वो सब एक संवैधानिक इकाई था जिसका चर्चा संविधान में किया गया। भारतीय संविधान में इलेक्शन कमीशन का भी चर्चा किया, भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का भी चर्चा है ना। लेकिन इसका चर्चा नहीं किया गया है, और योजना आयोग का गठन जो है वो संविधान के तर्ज पर न होकर के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया। इस कारण ये जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक, है ना। केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर इसकी स्थापना की जाती है ना। योजना आयोग की संस्तुति के आधार पर केसी नियोगी, जो उस समय आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, है ना, उन्हीं के तर्ज पर स्थापना की जाती है। योजना आयोग की संरचना किस प्रकार की होती थी, तो अध्यक्ष जो होते थे वो पदेन अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जो रहा करते थे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करेंगे। उपाध्यक्ष के रूप में गुलजारी लाल नंदा थे, है ना, जिनको नियुक्त किया जाता है, और 3 पूर्णकालिक और तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। और उसमें से जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल जो था वो हेराल्ड और डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। तो ये हो गया प्रथम पंचवर्षीय योजना का एक बेसिक सा परिचय। एग्जाम वगैरह में आता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और यहाँ से सब्जेक्टिव वगैरह भी आता है। इसके अनुसार बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया, यानी कि योजना आयोग के आधार पर बजट को 2 भाग में बांटा गया। व्यय के लिए एक भाग को योजनागत व्यय के लिए और एक भाग को गैर योजनागत व्यय के लिए, है ना। बजट को 2 हिस्सों में बांट करके खर्च करना तय किया गया। एक हिस्सा में खर्च जो किया जाएगा वो योजनागत व्यय के तहत एक हिस्सा में खर्च किया जाएगा, वही दूसरे हिस्सा में खर्च किया जाएगा जो गैर योजनागत व्यय के तौर पर, है ना। मतलब कुछ योजना सरकार लेकर के आएगी, उसके तहत जो खर्च होगा उसको योजनागत व्यय कहेंगे, और बाकी जो है खर्चा चलाने के लिए जो योजना के तहत नहीं खर्च होगा, जैसे सरकारी खर्च हो गया, कर्मचारी का पेंशन हो गया, सरकार का खर्च हो गया, है ना, घूमने वगैरह पर, देश दौरा पे, योजना बनाने पे खर्च, तो ये सब किस में आ जाएगा, गैर योजनागत व्यय में आ जाएगा। टैक्स वगैरह जो हो जाएगा। योजनागत व्यय में क्या हो जाएगा, मतलब जैसे सरकार बहुत सारा स्कीम लेकर के आती है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री किसान उद्यमी योजना, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और बहुत सारी योजना लेकर के आई, तो वो योजनागत व्यय के तहत आएगा। तो ये सब किस प्रकार क्यों किस लिए लाया जा रहा था, इतना योजना का जो चर्चा की, है ना। योजना जैसे PMKVY कौशल विकास योजना, है ना, प्रधानमंत्री उद्यमी योजना, ये किस लिए लाया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए, और उद्यमी योजना जो था नए नए उद्यमी को समाज में लाने के लिए, है ना, आर्थिक क्षेत्र में नए नए उद्यमी को योगदान को बढ़ाने के लिए, ताकि भारत जो है आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। तो इस प्रकार की योजनागत व्यय है जो वर्तमान समय का। और गैर योजनागत व्यय में जैसे पेंशन वगैरह पे जो खर्च हो गया, ठीक है, यानी कि इसके अनुसार बजट को 2 हिस्सों में बांटकर खर्च किया जाना तय हुआ, एक योजना पर और एक गैर योजना पर। पेंशन, वेतन, ये सब पर खर्च जो होगा वो किस में चला जाएगा, तो गैर योजनागत व्यय में, ठीक है। इसमें सिर्फ योजना ही नहीं होगा, मतलब सिर्फ यही योजना नहीं होगा, इसमें और भी हो सकता है, जैसे रेलवे विकास हो जाएगा, औद्योगिक विकास को लेकर के हो जाएगा, वो सब भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आया था, 1951 से 56 तक चला था, 5 वर्ष की अवधि के लिए। इसमें गरीबी उत्थान को मुख्य लक्ष्य तय किया गया था, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय बहुत ही डमाडोल थी, अतः सबसे पहले भोजन की आपूर्ति आवश्यक थी। तो इसी कारण हमारा लक्ष्य जो निर्धारित किया गया वो गरीबी उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया गया, है ना। के.एस. राज का कथन है, एक अर्थशास्त्री, उस समय युवा अर्थशास्त्री हुआ करते थे, उनका कथन है कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई अर्थव्यवस्था है, इसे धीमी गति से आगे बढ़ाया जाए, है ना। देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होता है तो पहले कुछ दूर तक वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके बाद उस स्पीड पकड़ता है। तो उसी प्रकार से उनके द्वारा कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी नई है,
तो इसे धीमी गति से शुरुआत में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। उसके बाद कृषि विकास पर जोर दिया गया, कहा है कि सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता सबसे पहले क्या थी, भोजन थी, है ना। भोजन, और भोजन तभी उचित मिल सकता है जब कृषि का विकास होगा, ठीक है। तो सबसे पहला लक्ष्य के रूप में भोजन यानी कि कृषि विकास को रखा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और कृषि विकास तभी होगा जब सिंचाई सुविधा हो, है ना। सिंचाई सुविधा हो, फसल और बीज का तो बाद की बात है, जब पानी नहीं रहेगा तो फसल और बीज तो, है ना। तो और उसके बाद बीज वगैरह की भी आवश्यकता है ना, बीज भी उचित हो, है ना। फर्टिलाइजर्स वगैरह तो शुरुआत में उतना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान उतना भारत सरकार अभी जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह पे सब्सिडी वगैरह देती है, उसमें उतना फर्टिलाइजर वगैरह पे सब्सिडी नहीं दे पा रही थी। तो हम सिर्फ चर्चा करेंगे कृषि में सिंचाई को लेकर के कार्य किया गया था, उसमें सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखता है, ठीक है। सिंचाई के लिए बांध बनाया गया और सिंचाई कई परियोजनाएं बनाए गए हैं ना, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे बना हुआ, और उसके बाद उससे उसी से इंदिरा गांधी नहर भी निकाला गया है ना, हरिके बैराज के पास से। उसके बाद हीराकुंड बांध है ना, महानदी पे बना हुआ उड़ीसा में है, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना और एक दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना आपका कहाँ है, तो झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना सतलज सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे है भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। फिर आने वाले समय में और भी बहुत सारी योजनाएं बनी, जैसे कि महानदी परियोजना, है ना, अलमाटी बांध, और भी बहुत सारे बांध बनेगा आने वाले समय में। तो ये दो तीन का है। सबसे पहले जो बना था हीराकुंड, जो है इधर उड़ीसा में महानदी जो निकलती है और कंटक प्लेट्यू से और जा करके और इधर उड़ीसा में बंगाल में जल विसर्जन करती है। फिर एक सतलज नदी जो हिमाचल प्रदेश से होते हुए यानी कि तिब्बत से निकलती, हिमाचल प्रदेश से होते हुए सिंधु में जाकर के मिलती है, उस पर बना हुआ भाखड़ा नांगल बांध, और उसी पे है हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया और राजस्थान उससे सिंचाई सुविधा राजस्थान को मिलती है, ठीक है। एक और बताएंगे दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार की नदी, ये हुगली में जाकर के अपना जल विसर्जन करती है। दामोदर पर बहुत सारे बांध है जी, है ना, जैसे पंचेत बांध है, तिलैया बांध है, बेल पहाड़ी बांध है, ठीक है। तो ये तमाम जितनी सारी भी योजनाएं बन रही थी वो किस लिए बन रही थी, तो सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसको बढ़ावा देने के लिए, तो सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। और प्रथम, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में समस्याएं क्या थी, तो भूमि का अनिश्चित वितरण था। जैसे जमींदारों के पास अभी भी भूमि था, बहुत सारे भूमि सुधार कानून लाए गए, चाहे वो जमींदारी का उन्मूलन हो जाए, हदबंदी हो जाए, चकबंदी हो जाए, लेकिन फिर भी समस्याएं भी बरकरार थी, है ना। वैसे वो तो भूमि सुधार आगे चल करके आएगा, अभी तो आया नहीं था। तो भूमि सुधार जब आया ही नहीं था तब तो और अनिश्चित रूप से भूमि का वितरण था। किसी किसी के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, तो किसी के पास रहने तक का जमीन है। तो इस प्रकार से जो कृषि जो थे वो दूसरों की जमीन पर करते थे, और उनका जो लगाव नहीं रहता था खेत से, तो उत्पादन वैसे भी कम होता था। तो ये पहला समस्या था कि उनका खेत था ही नहीं किसान का, किसान की स्थिति भी ठीक नहीं थी। जब उनके पास स्थिति नहीं ठीक है तो बीज कहाँ से लाएंगे, बीज का उपयोग करेंगे तभी तो। और इसका कारण, किसान की दयनीय स्थिति का कारण कौन है, ये तो ब्रिटिश बर्बाद करके गया था भारत को, किसानों को चूस करके गया था पूरा, एकदम पूरी तरीके से आर्थिक रूप से उनको कमजोर पंगु बना दिया था। उनकी स्थिति जो थी वो निम्न आय था, किसानों की स्थिति वैसे भी कहा कि कृषि पर ही निर्भर थे, और कृषि भी था किस प्रकार का, तो निर्वाह कृषि करते थे ज्यादा कृषक, है ना। कि किसी तरीके से साल भर रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए, बस वैसा ही कृषि करते थे। अगर वैसा कृषि करेंगे तो किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी उनके घर की, निम्न आय स्तर की व्यवस्था, निम्न आय स्तर से हमेशा जूझते रहेंगे, ठीक है। किसान की स्थिति भी हमेशा दयनीय बनी रहेगी। उसके बाद जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की समस्या थी, सफलता तो मिली उसको, लेकिन काफी कम सफलता मिली, और ये सारी समस्याएं मौजूद थी हमारे समाज में, इस कारण वो सफलता जो है एक लिमिटेड क्षेत्र तक सीमित रह गई, ठीक है। 1956 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया, है ना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आधारित था वो पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार किया गया था, ठीक है। ये भी एक अर्थशास्त्री थे, पीसी महालनोबिस भी, है ना। सांख्यिकी आंकड़े का जनक इन्हें कहा जाता है, पीसी महालनोबिस को। तो इन्हीं के नेतृत्व में तैयार किया गया था। नेहरू महालनोबिस योजना भी इसे कहा जाता है।
इसका लक्ष्य था तीव्र गति से विकास करना। और किस क्षेत्र में विकास करना? तो औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कि अब द्वितीय क्षेत्र को विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्राथमिक सेक्टर को, और दूसरा पंचवर्षीय योजना किसको? द्वितीय सेक्टर को, यानी कि औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई और राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, ये सब जैसे इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। चितरंजन लोकोमोटिव्स उद्योग की स्थापना की गई। ये सब इस्पात संयंत्र है ना। चितरंजन लोकोमोटिव एक रेल कारखाना है, तो ये सब की स्थापना की गई। इसके अलावा और भी जैसे बिजली को बढ़ावा दिया गया है ना, बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, रेल व्यवस्था में सुधार किया गया, इस्पात उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, मशीनरी और संचार सुविधा को भी, ये सब को बढ़ावा देने में मदद किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, अगला है विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी मदद भी लाए गए है ना। जैसे पुराने टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि खरीदा जाता था अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोपीय देश की पुरानी तकनीकी। इसी के लिए हम पिछला क्लास में भी डिस्कस किए हैं कि राम मनोहर लोहिया का कथन है कि वो बोले थे भारत सरकार यूरोपीय और पश्चिमी के देशों के मशीन का एक अजायब घर बना रही, भारत सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं दे रही है। इसका तात्पर्य है कि राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि औद्योगिकरण जो हो वो पश्चिमी के तर्ज पर न होकर के भारत का अपना स्वतंत्र मॉडल हो औद्योगिकरण का। ठीक है, इसी कारण वो इस प्रकार का वक्तव्य दिए थे। उद्योग व कृषि के बीच संतुलन बनाने का कार्य किया गया सेकंड में, है ना। उद्योग का विकास भी और कृषि का भी विकास हो। ऐसा नहीं कि कृषि को छोड़ दिया, नेग्लेक्ट किया गया, नहीं। सबसे पहले हमारा भोजन की समस्या थी, तो भोजन की समस्या तो निपट ले, है ना। उसके बाद ना तो कृषि को भी इसमें लिया गया, लेकिन औद्योगिक विकास को, द्वितीय सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, वही अर्थव्यवस्था का नया आयाम दिया गया एक तरीके से। तो इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कि सरकार जो है वो शहरीकरण के विकास तक सरकार सीमित रह गई, है ना। सरकार का लक्ष्य जो है वो उद्योग की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है। तो वहाँ कुछ अमीरों का जो है, मतलब कुछ लोगों का वक्तव्य आता है कि विकास को, औद्योगिकरण विकास को सरकार बढ़ावा देकर गलती कर दी है एक तरीके से, फिर से पूंजीवादी को बढ़ावा दे सकती है ना। तो क्या यह कहना सही है? तो पूर्णतः तो सत्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया, इस बात को हम मान सकते हैं, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूंजीवादी को बढ़ावा सरकार दे रही थी, ऐसा नहीं। भारत सरकार का हमेशा शुरुआती का लक्ष्य जो था वो क्या था? वो पब्लिक सेक्टर को आगे ले जाना, है ना। आगे चल करके हम उस पर अगला क्लास में बात भी करेंगे अच्छे से। ये ज़्यादातर सरकार का क्षेत्र जो रहता है वो पब्लिक सेक्टर अपने पास रखती है और प्राइवेट सेक्टर को कुछ बहुत ही कम सेक्टर दिया करती है ना। वो इस कारण कहे कि जनता का शोषण ना कर ले। प्राइवेट सेक्टर जो है वो मुनाफे के आधार पर चलता है, वही पब्लिक सेक्टर जो है वो मुनाफे और सामाजिक कल्याण दोनों को संतुलन बना करके चलता है। ठीक है, दोनों के आधार पर चलता है। अगर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है सरकार तो वहाँ शोषण बढ़ेगा, कहीं ना कहीं समाज में गरीबों का शोषण बढ़ेगा, है ना। और लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समाजवाद को बढ़ावा न दिया जाए, है ना। पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा न दिया जाए, मतलब दोनों को संतुलन लेके चलती है। तो इसी कारण तो अगला स्टेप में विवाद होगा कि सरकार किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाए, पूंजीवादी या समाजवादी। तो आगे चल करके सरकार जो है वो दोनों का मिश्रित रूप अपना लेती है, यानी कि कुछ सेक्टर प्राइवेट के हाथ में दे देगी और कुछ सेक्टर अपने पास रख लेगी, है ना। लेकिन ज़्यादातर सेक्टर सरकार के पास रहती है तो प्राइवेट सेक्टर का विकास नहीं हो पाता है। तो आगे चल करके 1951 में इसी के कारण जो है देश का स्थिति थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तब जा करके सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है, एलपीजी सुधार लेकर के आएगी। तो वो आगे चल करके बात करेंगे उसके बारे में भी बहुत अच्छे से। तो अभी तक पीछे का क्लास अगर आपने नहीं किया तो पीछे का क्लास जा करके करेंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जो पढ़े हैं वो निश्चित रूप से समझ में आपको आ रहा है। ठीक है, आगे अगला दिन ये नियोजित विकास की राजनीति का चैप्टर का हम समाप्त कर देंगे तीसरा क्लास में, या ज़्यादा तो ज़्यादा एक क्लास और जा सकता है। तो आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो 12th क्लास का एनसीईआरटी पॉलिटी स्वतंत्र भारत में राजनीति निश्चित रूप से हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, और पूरी समग्रता के साथ आपको काफ़ी जानकारियाँ इससे मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो इसी प्रकार के और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी समय समय पर। तो क्लास में पूरा रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।